पीएफआई का मुद्दा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। अभी कुछ देर पहले मैं सोशल मीडिया को चेक कर रहा था, सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है पीएफआई के समर्थन में, और पीएफआई को इस सोशल मीडिया ट्रेंड में ज़बरदस्त समर्थन दिया जा रहा है और पीएफआई को देशभक्त बताया जा रहा है। पीएफआई को ये कहा जा रहा है कि पीएफआई जो संगठन है ये मुसलमानों के लिए बढ़िया काम करता है, इसने कोविड के समय में बहुत अच्छा काम किया था और इसने जो कोविड के समय लोग मारे गए थे उनकी अंत्येष्टि की थी जाकर, बहुत तरह तरह के ऐसे काम गिनाए जा रहे हैं। और सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया गया है कि इंडिया विद पीएफआई, समझिए, एक हैशटैग चला जा रहा है, सेव द रिपब्लिक। ये सब सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहे हैं कि इंडिया जो है वो पीएफआई के साथ है। कुछ मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको जो सोशल मीडिया पर इसके समर्थन में चलाई जा रही हैं, पीएफआई के समर्थन में। और पीएफआई के समर्थन में अगर सोशल मीडिया पर ये चीज़ें चलाई जा रही हैं तो फिर तो आप देख सकते हैं, ये इस तरह के वीडियो चलाए जा रहे हैं कि पीएफआई ने क्या क्या काम किए थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र में इन्होंने जब बाढ़ पीड़ित हुए थे उनकी मदद की थी, लोगों को घरों से निकाला था। कर्नाटक की जो फ्लड आई थी पिछले साल उसमें इन्होंने हेल्प की थी, ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और बहुत सारे रिलीफ वर्क में इनके कार्यकर्ता शामिल रहे थे, देखिए टी शर्ट पहनकर पीएफआई की ये पहुँच रहे हैं सहायता करने के लिए। ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर चलाई जा रही हैं और इसके प्रति समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है, जबकि हकीकत कुछ और है। गृह मंत्रालय ने तैयारी कर ली है कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, कानूनी विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। एनआईए और ईडी द्वारा देश भर में पीएफआई से जुड़े स्थानों पर छापेमारी के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय इस चरमपंथी समूह पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। जांच एजेंसियों द्वारा छापेमारी के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों के आधार पर यह प्रतिबंध लगाया जाएगा और इससे पहले गृह मंत्रालय के अधिकारी पूरी तैयारी कर लेना चाहते हैं। 22 सितंबर को जांच एजेंसियों ने 15 राज्यों में पीएफआई पर छापे मारे थे, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो इस तरह के सोशल मीडिया पर इनके समर्थन में ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं और एक के बाद एक देखिए ट्वीट किए जा रहे हैं कि पीएफआई कितनी बड़ी राष्ट्रभक्त है, पीएफआई कितना बड़ा संस्थान है, ये क्या क्या करता है। एनआईए ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में ये कहा है कि पीएफआई के जिन 10 सदस्यों को केरल से इस सप्ताह गिरफ्तार किया गया उन्हें युवाओं को लेकर और लश्कर तैयबा, आईएस और अल कायदा जैसे आतंकी संगठनों में शामिल होने के लिए उकसाया था इन लोगों ने। और पीएफआई के नेता हिंसक जिहाद और आतंकी गतिविधियों के जरिए भारत में इस्लामी शासन लाना चाहते थे। पीएफआई के सदस्य विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने का काम कर रहे थे। जेल भेजे गए पीएफआई के, ये मेरठ की एक स्टोरी बता रहा हूँ कि जेल भेजे गए पीएफआई के सदस्यों की रिमांड को लेकर पूछताछ जब की गई तो उसमें पता लगा है कि केरल में गुरिल्ला युद्ध लड़ने का प्रशिक्षण उसने लिया था। मुफ्ती शहजाद से मिले एक आईफोन से कई राज खुल सकते हैं। मेरठ के एसपी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और पीएफआई के सदस्यों ने बताया कि जूडो कराटे सिखाने की आड़ में उन्हें हथियार चलाने, हिंसा भड़काने का प्रशिक्षण दिया गया था और हिंसा भड़काने के लिए कहा गया था। इसकी पड़ताल जांच की जा रही है। दोस्तों मेरे पास पीएफआई को लेकर इतना मैटर मैंने इकट्ठा किया हुआ है कि आप पूछिए मत। मैं आपको सारी रात तक इनका बता सकता हूं कि इनके क्या क्या कारनामे हैं और ये क्या क्या करते हैं। बहुत सारी न्यूज़ इनको लेकर चल रही हैं। दूसरी ओर कुछ मुस्लिम संगठनों का कहना है कि पीएफआई सही नहीं है। पीएफआई के बारे में जो राष्ट्रवादी मुस्लिम संगठन है, एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, भारत फर्स्ट और हिंदुस्तानी फर्स्ट, हिंदुस्तानी बेस्ट ने संयुक्त रूप से बैठक कर पीएफआई पर सरकार की पहल का समर्थन करते हुए इसे तत्काल प्रतिबंध करने की मांग की है। इस मुस्लिम संगठन ने कहा कि जब इस देशद्रोही संगठन को लगता है कि कार्रवाई हो सकती है तो बिल में घुस जाता है और खतरा टलते ही समाज में जहर फैलाना शुरू कर देता है। सुनिए हकीकत इसकी, ये मुस्लिम संगठन कह रहे हैं और इसलिए इस संगठन को जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजाल और शाहिद अख्तर ने कहा कि एनआईए के अभियान का वो समर्थन करते हैं। इस्लाम अब्बास और माजिद तालीकोटी ने कहा कि 2006 में गठन के समय से ही पीएफआई को उग्र इस्लामिक संगठन माना जाता रहा है। इसके बावजूद पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस बारे में इतनी स्टोरीज सोशल मीडिया पर इस समय भरी हुई हैं कि बस आप कुछ पूछिए मत।
पीएफआई को आप सर्च कीजिए और पीएफआई के बारे में एक के बाद एक खबरें आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी और आप चौंक जाएंगे कि क्या वास्तव में पीएफआई इतना खतरनाक संगठन है। जकात के पैसे से आतंकियों का नेटवर्क फैलाया जाए। जकात होता है जो दान पुण्य का पैसा है, वो पैसा 25 मुस्लिम देशों से करोड़ों का फंड इसको लगातार मिल रहा है। बहुत सारी खबरें चल रही हैं, एक खबर ने खाड़ी देशों में फैला हुआ है इसका पीएफआई का फंडिंग नेटवर्क, और खाड़ी देशों से रेमिटेंस के रूप में फंड आता है। रेमिटेंस इस तरह का पैसा होता है जैसे हमें यूट्यूब देती है कि आप हमें डॉलर में दीजिए और उसे कन्वर्ट करके बैंक अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। आंध्र प्रदेश में कई लोगों के खाते से पीएफआई का डोनेशन मिला है। ईडी की पूछताछ में लोगों को इसका पता ही नहीं था कि उनके खाते में किसने पैसा डाल दिया था। पीएफआई के किसी कार्यकर्ता ने गरीब लोगों के नाम पर खाता खोल लिया और वहीं उसे संचालित भी करता था। दिल्ली में पीएफआई के दफ्तर से मिली डोनेशन की पर्चियों की जांच की गई तो कई पर्चियों में पूरा नाम पता भी नहीं मिला। पर्चियों पर जिन लोगों का पूरा नाम पता मिला उन्होंने भी पीएफआई को पैसा देने की बात से इनकार कर दिया। फिर पैसा आया कहाँ से, समझ रहे हैं आप। और एक और दोस्तों में चौंकाने वाली बात आपको बताऊंगा। देखिए, ये तो पीएफआई संगठन है, पहले सिमी हुआ करता था, अब पीएफआई हो गया, अब पता नहीं आगे क्या होगा। इन लोगों के जो सपोर्टर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि कुछ चैनल जो है इस पर डिबेट करा रहे हैं। एक यूट्यूब चैनल है जिस पर दिन भर 4-5 पत्रकार ज्ञान देते हैं। उन लोगों को भी पीएफआई वालों से सहानुभूति है और वो इसकी तुलना आरएसएस जैसे संगठनों से करने लगे हैं कि अगर पीएफआई पर बैन किया जाए तो आरएसएस को भी बैन किया जाए। और साउथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। तमिलनाडु का एक घटना मैं बताता हूँ आपको। तमिलनाडु में क्या चीज़ें हो रही है, ज़रा गौर से सुनिए। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भाजपा और हिंदू मुन्नानी के नेताओं के आवास पर पेट्रोल बम से हमला किया गया है और इसमें पुलिस ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है और यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। कोयम्बटूर के सहायक पुलिस आयुक्त का स्थानांतरण कर दिया गया है। उनके पास खुफिया विभाग की जिम्मेदारी भी थी। और इसमें एक न्यूज ये चल रही है कि सलेम जिले में आरएसएस कार्यकर्ता राजन के आवास पर केरोसिन बम से हमले के बाद पुलिस ने 5 मुस्लिम युवाओं को हिरासत में ले लिया और इसके बाद इस इलाके में तनाव व्याप्त है। तमिलनाडु में पीएफआई नेताओं के घरों पर एनआईए और ईडी की छापेमारी के विरोध में हड़ताल के दौरान तोड़फोड़ करने वाले 19 लोगों को हिरासत में लिया गया है और यहाँ पर पेट्रोल बम और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तमिलनाडु भी एक बड़ा नेटवर्क बन रहा है साहब। तमिलनाडु में पीएफआई के साथ साथ धर्मांतरण बड़े लेवल पर हो रहा है। हिंदू से क्रिश्चियन कन्वर्ट कराने का अभियान ज़बरदस्त चल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो अभियान चलाया था। एक स्कूल था जिसका संचालन ब्राह्मणों के हाथ में था, उसको स्टालिन की सरकार जो है एक क्रिश्चियन स्कूल में कन्वर्ट करने की योजना बना रही थी। अभी 1 साल पहले की बात है मेरे ख्याल में, चुनाव के एकदम बाद जब तमिलनाडु के चुनाव हुए थे तब सुब्रमण्यम स्वामी ने ये मामला ज़ोर शोर से उठाया था कि किस तरह की स्थिति वहाँ पर साउथ में बनाई जा रही है। तो ये पीएफआई या फिर जो पहले सिमी इस संगठन को कहा करते थे, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इन सब का इलाज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा मानना है इन पर सख्ती की जानी चाहिए और साथ ही साथ सोशल मीडिया की ट्रैकिंग की जानी चाहिए कि सोशल मीडिया पर इन लोगों को कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए।